हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है यूजीसी नेट री एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 9 हमारी चल रही है लोक विकास और पर्यावरण की, जिसकी हम जो भी थ्योरी की कंप्लीट क्लासेस देख चुके हैं। आज हमारी ये थ्योरी में लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एमसीक्यू क्लास करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी साहित्य या टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये भी जो चैनल है, ये समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण या फिर जीके की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो इसमें कुछ सम्मेलन हम पहले पढ़ चुके थे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहीं से ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। आज कुछ सम्मेलन हमारे रह गए थे तो हम उनको यहाँ पर देख लेंगे। बाकी आज ये लास्ट वीडियोज है इसके लिए। तो चलते हैं हम। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। बिल्कुल इतने सारे बच्चे देखने पे भी बिल्कुल 3-4 लाइक आते हैं, तो ऐसा ना किया करें, जरूर लाइक कर दें। चलते हैं। वारसा सम्मेलन 2013। वारसा सम्मेलन कब हुआ था? 2013 में हुआ था। और ये कहाँ पर है? वारसा। वारसा किस स्थान का नाम है? तो यहाँ पर देखते हैं, वारसा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये कैसा, किसके बारे में है सम्मेलन? जलवायु परिवर्तन को लेकर के है। 2013 में ये हुआ था। COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP19 पोलैंड जो अधिवेशन हुआ था 19 वाला कॉप का, तो ये उसमें उसमें इसके बारे में बात की गई थी। पोलैंड की राजधानी वारसा में ये क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसमें भाग लेने वाले देशों ने वार्ता के गतिरोध को दूर किया एवं 2015 तक एक सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने हेतु एक रूपरेखा तय की। हालांकि यह ईयू की आशाओं पर खरा नहीं उतरा, लेकिन अधिकांश जो विकासशील देश थे उनको ये जो सम्मेलन था वो क्या था? स्वीकार्य था। इसका ये जो सम्मेलन था, वार्सा सम्मेलन 2013 में हुआ था, और इसमें सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई थी। ये ईयू की आशाओं पर तो खरा नहीं उतरा पूरी तरह से, लेकिन फिर भी जो विकासशील देश थे उनको ये स्वीकार्य था। तो इसके बारे में मेन चीज हम देख लेते हैं। वार्सा सम्मेलन के दौरान निम्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना। डरबन समझौता हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना। ग्रीन क्लाइमेट फंड, दीर्घ अवधि वित्त, REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, क्षति एवं नुकसान हेतु वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। ठीक है, तो ये इन मुद्दों पर इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इनको आप याद रख लेना अच्छे से। REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, ये क्या चीज है? तो इसमें देखते हैं, यह UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा तंत्र है जो भी विकासशील देश हैं, जिसमें जैसे कि विकासशील देश में हमेशा से भारत ही आ रहा है ना। विकासशील देशों को निर्वनीकरण यानी कि वनों की ज्यादा से ज्यादा आधाधुन जो कटाई हो रही है उसको लेकर के उनमें कमी करना, वनों को ना काटना, उनके उत्सर्जन कटौती के लिए क्या करना है? पुरस्कृत करना इसका काम है। इसके अंतर्गत विकासशील देशों को उनके वन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं उत्तम प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जो REDD प्लस जो हेतु वार्सा फ्रेमवर्क है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? उनको पुरस्कृत किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। REDD प्लस प्लस से संबंधित भारत की पहल। तो इससे संबंधित भारत की पहल, भारत ने क्या किया है इसके अंदर? तो भारत ने 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनर्नवीकरण वनीकरण पर UNFCCC को रिपोर्ट भेजी थी। ठीक है, कब भेजी थी ये रिपोर्ट? तो 2008 के अंदर भेजी थी। ये ध्यान रखना है। किसने? भारत ने नवंबर 2011 में INCCA का प्रकाशन किया था। ये एक क्या है? पुस्तक का नाम है। तो इसका प्रकाशन किया था। भारत ने CBD के COP11 का आयोजन मेजबान के रूप में 2012 में भी किया था।
ये ध्यान रखेंगे, ये इसी के अंदर जो पहल की गई है भारत की तरफ से वो है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। तो वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा सुविधा को अक्टूबर 1991 में वर्ल्ड बैंक में $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की सहायता के लिए एवं पर्यावरणीय संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया और इसमें उन देशों को क्या दिया जाता है, मतलब लोन वगैरह दिया जाता है यहाँ पर उनको कम, मतलब किस्तों पे या फिर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर उनको क्या दिया जाता है, लोन वगैरह की सुविधा की जाती है, जो अपनी तरफ से मतलब क्या कर रही हैं, वैश्विक पर्यावरण को का संरक्षण कर रहे हैं, पर्यावरणीय संपोषणीय विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर क्या दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं। बाद में इसे रियो अर्थ समिट 1992 यानी कि 1992 में पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। तो आगे समझ में, बाद में जब रियो सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। इसका जो फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये है GEF, यानी कि GEF का मतलब क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूएनएफसीसी के तहत दो अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का भी क्या करता है, ये प्रबंधन करता है। LDCF यानी कि यहाँ पे दो दे रखे, LDCF इसका मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। लीस्ट डेवलप का मतलब है, लीस्ट का मतलब होता है कम, यानी कि जो कम विकसित देश हैं। ठीक है, जो कम विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश की अगर बात करें तो उनको फंड देना। और SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज के लिए जो फंड दिया जाता है वो यहाँ पर, यानी कि दो तरह के फंडों का यहाँ पर क्या किया जाता है, इंतजाम या प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि। नागोया प्रोटोकॉल ये क्या है, यह फंड वर्तमान अवसरों हेतु प्राइवेट सेक्टर एवं अन्य की भागीदारी के साथ पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी समझौते के विकास एवं क्रियान्वयन को समर्थन देता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और ये क्या है, एक बहुदाता ट्रस्ट निधि है। मतलब ऐसी निधि है ये, ऐसी मतलब इसमें क्या दिया जाता है, इसमें भी फंड वगैरह की इसकी सुविधा की जाती है। जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर जिनकी पहुंच है, जो कुछ करना चाहते हैं पर्यावरण के लिए, तो ये उनको क्या करता है, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करता है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल में ये बात की गई थी। लीमा सम्मेलन 2014, लीमा सम्मेलन कब हुआ था, 2014 में हुआ था। और ये COP20 जो अधिवेशन हुआ था, 20वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें पेरू के लीमा शहर में, कहाँ पर, पेरू के लीमा शहर में 2014 में ये संपन्न हुआ था। और लीमा की अगर जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन के साथ विश्व ने एक नए सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया। शिक्षा एवं जागरूकता पर लीमा मंत्री स्तरीय उद्घोषणा में सरकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में, यानी कि लीमा में ये भी कहा गया था, जो उद्घोषणा हुई थी कि जो अलग अलग सभी देशों की सरकारों को क्या करना चाहिए, जो भी स्कूली पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या डालने चाहिए, चैप्टर डालने चाहिए उनको। इस प्रकार की योजनाएं वगैरह जो भी चल रही हैं उनके बारे में उनको जागरूक करना चाहिए। और जागरूक का मतलब तो यही है कि बच्चों के सिलेबस में उनको इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चे बचपन से ही उन सब चीज़ों के प्रति क्या हो जाएं, जागरूक हो जाएं। तो ये लीमा सम्मेलन में कहा गया था, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखेंगे जलवायु परिवर्तन से, सॉरी, जलवायु परिवर्तन से मुकाबले हेतु महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है। ये लीमा सम्मेलन में इसके बारे में महसूस किया गया कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को सशक्त करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए लीमा सम्मेलन में जेंडर पर एक लीमा कार्य योजना तैयार की गई, ताकि जेंडर समानता को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, उनके बीच में जो गैप है, जेंडर जो गैप है वो खत्म किया जाए धीरे धीरे। तो क्योंकि ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आके क्या कर सकें, अपना मतलब योगदान दे सकें। क्योंकि देखो आप जानते हो कि घर संभालने वाली कौन होती है, महिला होती है।
और अपने बच्चे बच्चे जो होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा महिलाओं के करीब ही रहते हैं, अपनी माँ के करीब रहते हैं या घर की महिलाओं के करीब रहते हैं और धीरे-धीरे वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। मतलब खुद अगर मजबूत होंगी ना, तो वो बच्चे भी उनके क्या होंगे, एक अच्छे नागरिक हो जाएँगे खुद से खुद ही। तो पेरिस सम्मेलन 2015, पेरिस सम्मेलन की हम बात करें तो पेरिस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखना है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2050 तक, ये ध्यान रखेंगे डाटा, 2050 तक की ये बात की गई है, 50% की कमी होनी चाहिए। मतलब पेरिस सम्मेलन में कहा गया था कि जो हमें जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यानी कि 2050 तक 50% की इसमें कमी हो जानी चाहिए और 2100 ईस्वी तक 100% मतलब पूरे 100% कटौती का लक्ष्य तय किया गया है। अब ये लक्ष्य कितना मतलब पार किया जाता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 2100 ईस्वी तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होना ही नहीं चाहिए। ये किसका कहना है? तो ये पेरिस सम्मेलन में कहा गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत क्या है कि पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने सौर ऊर्जा संपन्न 121 विकसित और विकासशील देशों के साथ शुरुआत की थी। पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत ने ये शुरुआत की थी। कितने देशों के साथ? 121, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल थे। और ये पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति थे, उनके साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की घोषणा की और भारत की ओर से 175 करोड़ रुपए की सहायता का भी वादा किया गया था। नवंबर 2016 में संपन्न हुए जो मराकेश सम्मेलन हुआ था, में इसका आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ये ध्यान रखने, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? तो 2016 में मराकेश सम्मेलन में किया गया। और ये किसने पहल की थी? भारत ने की थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ मिलकर के। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख लेना, ये भारत से जुड़ा हुआ है ज्यादा, तो थोड़ा इसको अच्छे से याद रख लेना। मिशन इनोवेशन, मिशन इनोवेशन के बारे में क्या बात है? विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन का क्या किया? शुभारंभ किया। मतलब 20 बड़े बड़े देशों ने मिलकर के उन्होंने ये मतलब शुभारंभ किया कि हमें स्वच्छ ऊर्जा क्या करनी है? उपलब्ध करवानी है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व निजी दोनों ही स्तरों पर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में निवेश को गति देना है। ठीक है, मिशन इनोवेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मराकेश कॉप। कॉप अभी दोबारा बता देती हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो 22वां अधिवेशन हुआ था 2016 के अंदर, उसमें मोरक्को के शहर मराकेश में 7 से लेकर के 18 नवंबर 2016 के मध्य संपन्न हुआ था। लगभग 200 देशों ने इसमें भाग लेकर मराकेश कार्य योजना को स्वीकार किया था। अब ये मराकेश कार्य योजना क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। मराकेश कार्य योजना का क्या मतलब था? इसमें पेरिस समझौते का स्वागत किया गया था, जिसमें इसकी समावेशी प्रकृति एवं समानता के झलक विद्यमान है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, मतलब इसका जो मराकेश कार्य योजना था उसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, गरीबी को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एवं कृषि में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु कड़े से कड़े कदम उठाने व प्रयासों को मजबूत करना और उन्हें समर्थन देना, ये किसका काम था? तो ये मराकेश कार्य योजना के उद्देश्य रखे गए थे। देखिए आज क्या है? गुरु पूर्णिमा है। आप सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा है, आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु आपने बना रखा होगा, है ना? और तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना। और आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से मतलब तैयारी करें और आपका जो भी लक्ष्य है आप उसमें सफल हो जाएं, ये हमारी तरफ से यही दुआ रहेगी हमेशा। जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे बस
उनके लिए क्या है, दुआएं ही निकलेंगी। और बाकी आप थोड़ा सा बस 1 सेकंड का आप टाइम लगा देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। आगे पढ़ते हैं हम बर्न सम्मेलन 2017। बर्न सम्मेलन ये क्या था, इस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य उपलब्धियां थी। तो ये उपलब्धियां क्या थी, 2018 तालानोवा वार्ता का शुभारंभ, बिलो 50 इनिशिएटिव, बिलो 50 यानी कि 50 से नीचे, जेंडर एक्शन प्लान, लोकल कम्युनिटीज एवं इंडिजिनस पीपल्स के लिए मंच की स्थापना करना। इंडिजिनस का मतलब होता है ऐसे लोग जो मतलब मूल किसी स्थान से जुड़े हुए हैं और वो अपना कुछ पारंपरिक मतलब चीजें उनको आती हैं, वो ऐसी मतलब समझदारी उनके अंदर है तो वो उसका कहीं भी क्या कर सकें, उपयोग कर सकें, एक ऐसा मंच देना। कृषि में ऐतिहासिक प्रगति और कोयला संबंधी पूर्व संधियों को सशक्त बनाना। ये क्या है, ये बर्न सम्मेलन जो था 2017 में हुआ था, उसकी उपलब्धियां यहाँ पर दी गई हैं। तो आज हमारा ये जो यूनिट 9 है इसकी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम या तो यूनिट 10 की थ्योरीज क्लासेस लेके आऊंगी या फिर यूनिट 9 की एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस। तो आप एक बार मुझे बता देना, मैंने कल भी पूछा था पर नहीं बताया है ना, एक कमेंट करने में बड़ा जोर पड़ता है, तो ऐसा ना किया करें, कर दिया करें। मतलब 1-2 मिनट का 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, इतना टाइम तो कम से कम दे दिया करें, मैं इतना टाइम देती हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।